अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और ख़बर की खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह देखा है, एक नज़र डालते हैं। कानून की बालादस्ती के लिए वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश और पार्लियामेंट का आज होने वाला मुश्तरका इजलास ऑपोजिशन से इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मौखर कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी के अल्फाज हैं, सानिया APS वजीर आजम की सुप्रीम कोर्ट पेशी, 7 ओहदेदारों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। रोजनामा जंग ने वजीर आजम की पेशी को फ्रंट पेज पर शाया किया। सानिया APS वजीर आजम की पेशी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात, कोई मुकद्दस गाय नहीं, हुक्म दे अमल करूंगा, इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने भी इसी खबर को अहमियत दी। APS केस में तलबी, वजीर आजम पेश, सख्त सवालात, 4 हफ्ते में रिपोर्ट दे सुप्रीम कोर्ट। रोजनामा पाकिस्तान ने सानिया APS केस को सुपर लीड के तौर पर लिया। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ, कोई मुकद्दस गाय नहीं, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे हम एक्शन लेंगे, इमरान खान। रोजनामा दुनिया ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। सानिया APS साबिक आर्मी चीफ और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुजरिमों से मुज़ाकरात, क्या फिर सरेंडर पर दस्तखत करने वाले हैं? वजीर आजम की पेशी, सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालात। अंग्रेजी अखबार में दी नेशन की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, PM कॉल्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जिहाद अगेंस्ट करप्शन। दी न्यूज की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, PM इमरान अपीयर्स इन SC इन APS। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी भी APS केस से मुतालिक है। SC क्वेश्चंस, PM ओवरपीस टॉक्स विद TTP। डॉन अखबार ने APS केस में वजीर आजम के जवाब को हेडलाइन के तौर पर लिया। रेडी टू इन्फोर्स एनी कोर्ट ऑर्डर इन APS केस PM। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वजीर आजम के शफाफ इलेक्शन से मुतालिक बयान को फ्रंट पेज पर हाईलाइट किया। EVM बिल टू इंश्योर फ्री फेयर इलेक्शन सेज इमरान खान। ये थी जी अखबारात के ऊपर एक नज़र और अब एक नज़र डालते हैं रनडाउन के ऊपर। कानून की हुक्मरानी के अलंबरदार वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में पेश। इंतखाबी इस्लाहात बिल पर इत्तफाक राय के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर। अपोजिशन इंतशार का शिकार, PDM का इजलास मुलतवी। पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच आज सेमीफाइनल। मकबूजा कश्मीर में भारत का मजीद 6000 फौजी भेजने का फैसला। आज के प्रोग्राम में रोजनामा एक्सप्रेस का इदारिया, अफगानिस्तान के मसाइल और पाकिस्तानी मईशत, जबकि रोजनामा डॉन में सैयद इरफान अशरफ साहब का कालम द राइज ऑफ IS के मिलिटेंसी, ये भी शामिल है। और टॉप ट्रेंड में पाक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? सलमान साहब, ये अनक ना कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये नफ्सियाती वो होता था ना एक किसी दौर में, वो ऐसे हुई होती है, तो मैंने कहा शायद कोई आप साइकेट्रिस्ट का भी कोई आपका वो है। क्यों खालिद साहब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे आजकल ना वैसे ही आप पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हैं। ये हफ्ता आपका अच्छा नहीं जा रहा, वो देखा करें कि ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा, तो उसके मुताबिक जो उसका उपाय हो ना वो उपाय कर लिया करें। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका चेहरा खिलता हुआ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है। वो आपके होते हुए वैसे मुझे मजीद किसी टेंशन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर ले बात। नहीं आप कीजिए बात। अच्छा, आज आपने भी सारे अखबार देखे, हमने भी देखे, तो उसमें आपने ज़ाहिर है आप तो अखबार पूरा बनाते रहे हैं और बना भी रहे हैं, तो आज सारा जंग अखबार का जो फ्रंट पेज है वो आपने देखा है कि लीड हुकूमत के खिलाफ, सुपर लीड हुकूमत के खिलाफ, तमाम बाकी खबरें भी, सिर्फ एक जो है ना 3 कॉलम प्राइम मिनिस्टर की लीड के नीचे खबर लगी है, लेकिन वो भी नेगेटिव अंदाज में जो है वो लगाई गई है। पूरा जो एजेंडा जर्नलिज्म है, सहाफत है, वो जंग रूप की आज आपको सामने नजर आ रही होगी। अच्छा देखिए, वो जो एक अरसे से कोशिश वो कर रहे थे, आज उन्हें ज़रा खुल के खेलने का मौका मिला है और उन्होंने इसका इजहार भी किया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी है वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है उन लोगों के लिए जो अदालतों पे हमले करते रहे
और अपनी खाल बचाने के लिए जो अदालतों के बाहर नारेबाजी, कोई नारेबाजी नहीं हुई, कोई वजीर आज़म के ऊपर फूल नहीं फेंके गए, कुछ नहीं हुआ। वो गए, जाके उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए उसके जवाब दिए और उसके बाद आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान ने एक सबक ज़रूर दिया बाकी सियासतदानों को कि अदलिया का एहतराम कैसे किया जाता है। शफीक साहब, जो वजीर आज़म ने कल वहाँ पे पेशी थी और जिस तरह उन्होंने फेस किया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम अदलिया का एहतराम जो है वो करते हैं और हमारे यहाँ पेश होना अगर आपने बुलाया तो हम आएंगे, इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। बिल्कुल राणा साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कानून की हुक्मरानी, जो आपने इसका ये हेडलाइन भी दी है कि कानून की अलमबरदारी के हुक्मरान इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश। अब माजी की पेशियाँ देख लें उनकी, एहतसाब कोर्ट में पेशियाँ देख लें, हाई कोर्ट में पेशियाँ देख लें और यहाँ पंजाब में पेशियाँ देख लें, वो ऐसे करते हैं कि जैसे ना को बड़ा कोई सोमनाथ का मंदिर फतह करके आए और वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालांकि उन पर चार्जेस क्या थे? करप्शन के, और करप्शन भी ना ये छोटी मोटी करप्शन नहीं, अरबों खरबों की करप्शन। बिल्कुल ऐसे ही है। और कल जो प्राइम मिनिस्टर पेश हुए हैं उन्होंने बड़ा अच्छा, और फिर देखें वो एक पेश हुए एक स्टेट्समैन की तरह, वो गए ऑनर डिग्री के साथ गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी, जो उनका मौक़िफ़ था वो सुना और उस पर उन्होंने कहा कि आप इस पर जो हमारे कमीशन की रिपोर्ट उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने फिर कहा कि यहाँ कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये जिस तरह वो गए, ना ढोल धमकों के साथ गए, ना कोई लाओ लक्ष्य के साथ गए, उनके वज़ीर इत्तलात थे, वज़ीर दाखिला क्योंकि ज़रूरी था उनका महकमा दाखिला का ये था, और ना कोई MP MNA की फ़ौज लेके गए। और जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एहतराम किया है कि हमारे हुक्मरानों को ये सबक सीखना चाहिए, सियासतदानों को सबक सीखना चाहिए कि वो यलगार करने के बजाय यहाँ जा अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट को, अदालतों को कि हमारे पीछे ये लोग हैं, वो अपने केस लड़ें बजाय इसके कि वो सुप्रीम कोर्ट में दबाव डालें। बड़ी अच्छी बात ये गए और ये अप्रिशिएट करते हैं इसको। जो फवाद हुसैन साहब ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की थी, तो एक उन्होंने शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ कि क्या गुफ्तगू की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। सुबह 9:30 बजे अदालत ने हुक्म किया कि वज़ीर आज़म आएँ और वो अपने घर से सीधा सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और अदालत के हुक्म के ऊपर की तामील की। सलमान साहब, अदालत के हुक्म की तामील की, 9:30 बजे उन्हें इत्तला मिली और उसके बाद वो सब कुछ छोड़ के सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। मैंने जैसे अभी शफीक से कहा कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर है और एक सिंबल है कि लोगों को बताया जाए कि अदालतों का एहतराम किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा जो कानून की हुक्मरानी होती है ना, उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि बड़े और छोटे के दरमियान जो तमीज़ है ना, उसको ख़त्म करता है और सब लोग अकाउंटेबल होते हैं कानून के सामने सरेंडर करने के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि आप खुद पेश होने की बजाय अपना कोई वकील भेज दें, कोई फला जवाब, तहरीरी जवाब जमा करा दें, कोई फला कर दें, कोई उसमें हुज्जत पैदा कर ले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है बराह रास्त, तो मैं खुद जाऊंगा। एक बात, और आपको याद होगा एक मरियम को भी बुलाया गया था नैब की अदालत में, और जिस किस्म का वो वहाँ पे शान व शौकत के साथ उन्होंने मुजाहरा किया था, और ये प्राइम मिनिस्टर थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ अपने अरकान पार्लियामेंट की फौज को साथ ही लेके चले जाते ना, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक और मजमा हो सकता था, नारेबाजी हो सकती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। खामोशी के साथ गए, कोई मीडिया टॉक नहीं की, कोई आके बाहर उसमें उन्होंने वो नहीं किया और अपने आप को वहाँ पे सरेंडर किया, और जो भी उनका मौक़िफ़ था वो उन्होंने बड़े, जिसे कहते हैं, ज़ोरदार अंदाज से पेश किया। बल्कि एक मौके पे उन्होंने कहा कि मुझे पूरी बात करने दें, उसका पस मंज़र बताने दें, ताकि बात सही तरीके से समझ आए। सो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और के कानून के सामने अपने आप को ताबे करना, और फिर इस बात की यकीन दहानी कराना कि जो इसके ऑर्डर हो सकते हैं, जो इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, हम उसको इंश्योर करेंगे, हर सूरत में उसको अमल करने की कोशिश करेंगे, और अगर अदालत खुद से कोई हुक्म देना चाहती है तो वो भी दे दे, हम उस पर भी अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी मिसाल प्राइम मिनिस्टर साहब। अजहर सदीक साहब हमारे साथ एडवोकेट हैं और माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बात कर रहे थे कि कल वजीर आज़म साहब को जब जैसे ही इत्तला मिली वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और फिर वहां जाके उन्होंने बड़े मुदब्बिर अंदाज में अपना केस भी प्लीड किया, और अदालत ने भी उनको गुड जेस्चर के तौर पे उन्होंने कहा कि आप हमारे वजीर आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। तो जो ये इदारों के दरमियान माजी के अंदर होता रहा, उसके बरस ये तो एक खूबसूरत मिसाल है। देखिए साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, बुनियादी तौर पर एक बंदा अंदर से साफ हो
और उसे पता हो कि उसने कोई ऐसा गलत नहीं किया है और वो निज़ाम को फेस करने के लिए हमेशा तैयार करता है, निज़ाम से भागता नहीं, सिस्टम से भागता नहीं। आपके सामने मिसालें मौजूद है, नवाज शरीफ देख लें, पूरा खानदान देख लें, वो सारे निज़ाम से, अदालतों से भागे हैं, अदालतों की बेतौकीदी एक रूटीन बनाई हुई है। तो इमरान खान साहब ने कम से कम एक ये जेस्टर जो है, जेस्टर का नहीं कहता, ये जिम्मेदारी की है, जब कोर्ट बुलाए तो आना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा है कि उन्होंने बड़े आराम से, और देखिए मैं जो जिस बात की खुशी हुई, उन्होंने इसको पॉलिटिकल गिमिक्स में नहीं कहा, उन्होंने इसका यानी ये नहीं डाला कि जनाब उस वक्त मेरी गवर्नमेंट वफाक में नहीं थी, ये सारी चीजों को सामने रखते हो, आज तो सारा कुछ नाम की गवर्नमेंट पर डालने की जाती है। ये तो रिकॉर्ड की बात है कि नवाज शरीफ और बाकी लोगों का क्या हाल था, और उसमें जब अगर चीजें खुरेदी गई तो नवाज शरीफ, और आपको याद है कि जैसे गन्ना उठाया गया, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है, पास भूल जाएंगे हम क्या? अगर हम उन चीजों को देखना चाहें तो लोग सवाल तो अब करते हैं, इमरान खान साहब को बुलाया भी है, अब ये बात भी आ गई है, सब लोगों को भी पूछा जाए कि ये लोग क्या करने आए, यानी इन लोगों के पीछे कहानियां, असल कहानी के पिक्चर क्या है। यहाँ एक कोशिश जो की जा रही है ना, यहाँ एक कोशिश की जा रही है इदारों को आपस लड़ाने के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, मामला खत्म हो गया, लेकिन हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड लिबरल या चंद सहाफी है, वो इसको एक लड़ाई बनाने के, बिल्कुल ठीक है। लड़ाई। ये भी बताइएगा कि कल वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना मौक़िफ़ है वो भी बड़े मुदल्लिल अंदाज में पेश किया। वो वकील नहीं है, लेकिन उन्होंने वकीलों की तरह अपना जो मौक़िफ़ है वो अपना केस प्लीड किया, और किसी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, वजह क्या है, पढ़े लिखे आदमी हैं, दाने में पता है, हुकूमत में आ चुके हैं, उन्हें अंदाजा भी है, उन्होंने स्टेट का मौका भी पेश किया कि इखलाकी जिम्मेदारी है ये सारी उन लोगों की। और बात की देखिए हद तक तो ये ठीक है कि जहां पर अगर कत्ल हुआ, मिसाल के तौर पर अगर इलाके का SHO, अगर इलाके के SHO के अंदर कत्ल हो जाए तो हम इलाके के SHO को तो नहीं पकड़ के फांसी लटका देंगे ना, या उसको आप जेल में भी ले जाएंगे, यहाँ उसकी कुताई उसकी हद तक बात मामला आएगा ना। तो ये उन लोगों को भी सोचना है, वालिदैन को भी सोचना है कि ये उस मामला किस हद तक जा सकता है। यहाँ अगर आपने ये काम शुरू करना है तो ये काम शुरू किया जाए, हर्ज कोई नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके बैड फेथ में अगर हो, आप वाकई अगर आप इन्वॉल्व अगर हो, तो रिपोर्ट में ऐसी बात तो कोई है नहीं कि एजेंसीज के हवाले से कोई बात ऐसी सामने आई हो। तो इमरान खान साहब ने उस हवाले से बड़ा केस वाजे कर दिया, और उन्होंने कहा अगर कोर्ट चाहती है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, और अपने तौर पर और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ये पोजीशन क्लियर कर दी है कि ये जो लैप्सेस थे उसकी वजूहत क्या है। वैसे भी इसमें 5-6 लोगों को तो सजाए मौत हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जिनका रिव्यू का मामला चल रहा है। तो ये अगर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी तारीख में वजीर आजम, इससे पहले भी वजीर आजम पेश होते रहे, नवाज शरीफ का जब तौहीन का केस चल रहा था क्या हाल था, जब नवाज शरीफ की पेशियां होती थी अदालतों में, देख लें लाहौर पूरे सड़कें बंद होती हैं, बिल्कुल सही, कोई सड़क बंद नहीं हुई, गुफ्तगू तक नहीं की, उन्होंने अपने आप को अवॉइड किया पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया। अजहर सदीक साहब हमसे बात कर रहे थे, आपने अभी कोर्ट में जाना था तो मैं कहा पहले आपसे बात कर लूँ। खालिद साहब, कल जो अजहर सदीक साहब भी कह रहे हैं कि जो इस APS साने के ज़िम्मेदार थे, मास्टरमाइंड समेत आधे लोगों को तो वो मर चुके हैं, उन्हें मार दिया गया है, और उनमें 6 में से 5 जो है उनको सज़ाए मौत हो गई है, एक का केस जो है वो अभी रिव्यू में है। उनको तो सज़ाएँ हो गई जो मास्टरमाइंड थे, जो मुतासरीन थे उनको भी हुकूमत की सतह पे, पंजाब हुकूमत की सतह पे, आर्मी की सतह पे, मुख्तलिफ इदारों की सतह पे मैक्सिमम जितना अकोमोडेट किया जा सकता था, कुछ भी कर लें, उस खून का तो कोई बदल हो ही नहीं सकता, उन मासूम फूलों का बदल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि स्टेट ने किसी हद तक जिम्मेदारी जो कर सकते थे वो तो की। देखिए सबसे बड़ी तो मिसाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कायम की है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो जिस तरह आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अदालत में पेश हुए, और पेश होने में कोई तख़ीर नहीं की, वो सीधे 9:30 बजे उनको जिस तरह जो है वो इतला की गई, हुक्म दिया गया, और सीधे घर से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और ये एक अच्छी मिसाल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कायम की है, और अमलन जो आइन और कानून की हुक्मरानी है उसको नाफज करके दिखाया है, और जो है तमाम सियासतदानों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी एक मिसाल इस हवाले से कायम हो गया। लेकिन राना साहब, एक वज़ीर आज़म की पेशी जो है वो 1997 में भी हुई थी, और उस वक्त हमने देखा कि किस तरह वो जत्थे के साथ वज़ीर आज़म अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनों के साथ आए, और उस पेशी के अंदर अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, और सिर्फ हमला ही नहीं किया गया बल्कि जिस चीफ जस्टिस ने पेशी के लिए तलब किया था
उनको सुप्रीम कोर्ट से निकाल दिया जैसे गया, सज्जाद। अदालत से सज्जाद अली शाह को निकाल दिया गया, और किस तरह यहाँ से रात के अंधेरे में जो है वो रफीक तारड़ को जो है कोयटा भेजा गया, और वहाँ पर फिर मैनेज करके और बेंच से, कोयटा बेंच से फैसला लिया गया, बाकी जो बेंच थे उनसे फैसला लिया गया। तो इस तरह की मसाले भी जो हैं वो हमारी पाकिस्तान की तारीख में मौजूद हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म ने एक अच्छा इक़दाम किया है, और अदालत की, आइन की, कानून की जो बालादस्ती है उसको तस्लीम किया। और दूसरा आप देखें कि वहाँ वज़ीर आज़म को बड़े सख्त सवालात आज शफीक साहब किए गए, लेकिन वज़ीर आज़म ने बड़े तहम्मुल से, हौसले के साथ जज साहिबान के जो सवालात उनकी तरफ से उठाए गए उनका जवाब दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पार्लियामेंट का इजलास आज होना था लेकिन वो मौखर कर दिया गया, और फवाद चौधरी साहब ने उसके बाद कहा कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, और हम नेक नीयती से कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के साथ इत्तफाक राय पैदा हो। एक रिपोर्ट में दिखाना चाह रहा हूँ, फिर उस पर आपसे बात करता हूँ। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट का होने वाला मुश्तरका इजलास मौखर कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तफाक राय पैदा हो। उन्होंने कहा कि इत्तफाक राय के हवाले से स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन से एक बार फिर राब्ता करने को कहा गया है, ताकि एक मुत्तफिका इंतखाबी इस्लाहात का बिल लाया जा सके। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि उम्मीद भी है कि अपोजिशन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी, और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार कर पाएंगे। अच्छी बात है शफीक साहब, मुश्तरका लाएअमल होना चाहिए, अपोजिशन के साथ को जो है लेके चलना चाहिए, और ये एक अच्छा निशान है कि हुकूमत ने कहा कि हम अपोजिशन से मुज़ाकरात करते हैं। देखिए फवाद चौधरी साहब की ये बात बड़ी मुनासिब और बड़ी खुश आइंद है कि वो अपोजिशन को कानून साजी में लाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट में जो है कानून साजी बगैर अपोजिशन के नहीं हो सकती, और अगर उन्होंने मौखर किया है तो ज़ाहिर है वो स्पीकर इसमें बड़ा रोल अदा कर रहे हैं असद कैसर साहब। वो रब्ता करेंगे अपोजिशन से कि आप आएँ, बजाय इसके आप पंजाबी के अंदर रूसी रहना गणे एक तरफ बैठ जाएं, आप अपनी तजवीज़ दें, आप आएँ कमेटियों में आएँ। अगर इस पर आपको एतराज़ है कि आप कुछ एडिशन चाहते हैं, कोई डिलीशन चाहते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट हाजिर है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके जो चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब, हमारे खालिद क़यूम साहब के, अच्छा शहबाज शरीफ मेरे चाहिए। अच्छा तो वो मेरे जानने वाले तो वो भी ना वो पार्लियामेंट की बालादस्ती भी यकीन रखते हैं। हाँ। और ये सबसे अच्छी खुशआइंद बात है कि मेरी इत्तलात हैं, ये जो है ना, ये जो डिले किया गया या स्पीकर ने कहा उनसे रब्ता करेंगे, बात करेंगे, तो ये अपोजिशन की मेरे लग रहा है कि कंसेंट से हुआ है। उन्होंने कहा कि आप आएँ, अपनी बजाय इसके आप बैठ जाएंगे, हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, आप अपनी तजावीज़ दें, अपनी अमेंडमेंट दें, तो ताकि इस कानून साजी को बेहतर किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कहा अपनी तकरीर में कि ये मेरे लिए नहीं हो रहा या PTI के लिए नहीं हो रहा, ये पार्लियामेंट के लिए हो रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए हो रहा है। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी खुशआइंद बात है कि उसको अपना पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, और पार्लियामेंट के जो वहाँ कमेटी में डिसाइड होगा ज़ाहिर है उसके सारे पाबंद होंगे। तो बहुत अच्छी तजवीज़ है, और इसको अपने ऐसे ही करना चाहिए, अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। सलमान साहब, एक चीज़ तो तय हो गई कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, और उसी में ही बैठ के फैसले होने चाहिए, उसी में ही बैठ के जो है मुज़ाकरात हों, बात करें, कुछ मान लें, कुछ मनवा लें। देखें, जो बुनियादी एतराज़ ये आ रहा था ना कि ये जो कानून है ये बड़ी उजलत में तय करने की कोशिश की जा रही है, तो कल एक मौका आया, दोबारा गेंद बुनियादी तौर पे हुकूमत ने जो है ना अपोजिशन की कोर्ट में डाली है, और वो इस तरह से डाली है कि भाई देखिए हम दोबारा डायलॉग की तरफ चले जाते हैं, असद कैसर साहब इसको लीड कर लेते हैं, आपके पास जो भी तजावीज़ हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, EVM के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, वो इसके अंदर पूल कर दें, ताकि एक मुत्तफ़िका बिल जो है वो सामने आ सके, हुकूमत और अपोजिशन का इत्तफाक पैदा हो जाए। अच्छा, ये इंतखाबी इस्लाहात क्यों ज़रूरी हैं? देखिए ना, बात वही है जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि 70 से लेकर 2018 के इंतखाबात तक हम बुनियादी रोना जो है ना, एसआर साहब यही रो रहे हैं कि इंतखाबात शफाफ नहीं होते, कोई इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करता, इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया जाता है। अब 2018 के इंतखाबात के बारे में भी ये कहा गया, 2013 के इंतखाबात के बारे में भी बात किया गया। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि आप इंतखाबी इस्लाहात करें। अच्छा, इंतखाबी इस्लाहात आप जदीदियत की बुनियाद पे करेंगे ना, जो दुनिया के अंदर तजर्बे हो रहे हैं, उसी को सामने रख के आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी है ना। अच्छा, अब आप उस पर जाने की बजाय अगर माजी के रिवायती तौर तरीकों के साथ चिमटे रहना चाहते हैं, तो फिर उसका इलाज क्या है? यानी आप अंदाजा लगाइए, 2 मिनट के लिए भूल जाएं EVM को,
2 मिनट के लिए भूल जाएं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का हक। आप मुझे बताएं कि 2023 के इलेक्शन को कौन गारंटी देता है कि पुराने तरीकों से अगर इलेक्शन होगा तो सब नताइज को कबूल करेंगे? कोई नहीं करेगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। बिल्कुल इसलिए सही। कि हमें नए तरीके ढूंढ के एक ऐसे तरीके की तरफ जाना है। ये भी जो मंतक है ना जी कि जी लोग डिजिटलाइजेशन की ओर, भैया आप देखिए अब तो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी जाके बैंकों से पैसे निकालते हैं, नहीं निकालते बिल्कुल। हैं? एटीएम चलाना आ गया, नहीं चलाना आ गया। इसलिए ये कहना है कि जी लोगों का एटीट्यूड नहीं है। असल में कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ा सा जो एक पैगाम भी दिया ना इलेक्शन कमीशन को, कि देखिए इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन को कंडक्ट करना है, कानून साजी उनका काम नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात जो अभी शफीक ने भी की कि वो बुनियादी तौर पे गेंद पार्लियामेंट के अंदर आ गई है। अब पार्लियामेंट डिसाइड करे कि किस किस्म की इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, किस किस्म का इंतखाबी निज़ाम शफाफ होना चाहिए, किस किस्म का इंतखाबी निज़ाम एक दूसरे के लिए काबिल कबूल बनाया जाए, ताकि तमाम पाकिस्तान में ये रवायत डाल दें कि हम इंतखाबी नताइज को कबूल कर लें। आपके सामने हिंदुस्तान की मिसाल है कि वहां इंतखाबात होते हैं, वहां तो ये रोना नहीं होता जो हर इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलता है। खालिद साहब, अगर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाती इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर तो एक 1947 से चलने वाला सिलसिला कहीं तो थमना चाहिए, कहीं तो अवाम को भी इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो जो वोट दे रहे हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है और कहीं चोरी नहीं होगा। वो देखिए राणा साहब, इसमें हुकूमत तो इस मामले पर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं इस पर जो है पार्लियामेंट के प्लेटफार्म पर इत्तफाक़ राय चाहती है, जिस वजह से पिछले 2 साल से हुकूमत की तरफ से, वज़रा की तरफ से, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी पार्लियामेंट के अंदर जो बजट पर उनका ख़िताब था उसमें वाज़े तौर पर जो है अपोजिशन को दावत दी थी कि वो आएँ और हम मिल बैठ कर इस पर कानून साजी करें। और दूसरा, माजी में भी जो है जो ख़ास तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, तरामीम हुई हैं, या जो इलेक्शन लाज जो है वो तब्दील किए गए हैं, वो हमेशा इत्तफाक़ राय से जो हैं वो हमने देखा कि हुए हैं। और पिछला जो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था उसमें भी देखिए कि 2 साल तक जो है वो जो पार्लियामानी कमेटी थी उसके जो है वो इजलास होते रहे और उसमें जो है उस पार्लियामानी कमेटी के राणा साहब 90 के करीब जो है वो सेशन हुए और 113 के करीब जो सब कमेटीज थी उनकी मीटिंग हुई। फिर उसके बाद आप 18वीं तरमीम देखें, उसके 17 सेशन जो है वो पार्लियामानी कमेटी के जो है वो हुए, जिसमें सारी चीज़ों पर गौर किया गया। और उसके बाद अगर आप देखें 18वीं तरमीम देखें, 19वीं तरमीम देखें, 20वीं तरमीम देखें, 21वीं तरमीम देखें और 93 का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, सब इत्तफाक़ राय से आइन में जितनी भी तरमीम आज तक हुई हैं वो इत्तफाक़ राय से हुई है। और हुकूमत अब भी इत्तफाक़ राय की तरफ बढ़ना चाहती है, जिस वजह से इसको मौखर किया गया। सवाल है कि सलमान अहमद साहब बिल्कुल ठीक कहा कि प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोगों ने कहा था आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट गए, ये उनके बड़ी बात है। हाँ। फिर आप ये देखें कि साफ़ी हम सब तजिया करते हैं कि क्या मामला कैसे चलने से आगे क्या होगा, लेकिन आप तो साफ़ी नजूमी हैं, आप ख़बरों के कुएं में रहते हैं और सारी चीज़ों का एनालाइज करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की जो सुप्रीम कोर्ट तलबी और फिर ये इस्लाहात के बिल पे इजलास मौखर करना, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? अपने नजूमियाना ख्याल से नहीं, यहाँ पे मैं एक क्रेडिट बिलावल भुट्टो को देना चाहता हूँ। देखें, कल बिलावल भुट्टो ने जो इशाइया दिया और उसमें अपोजिशन सारी आई, बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी खूबसूरत और बारीक बात की और उस बारीक बात ने आगे के लिए वो जो मुज़ाहमत और टकराव का रास्ता है वो बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अली, हमारी अपोजिशन की तमाम जमातें पार्लिमानी जो हैं हम वो बनाएंगे एक ग्रुप और वो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, यानी कि उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया कि हाँ हम डायलॉग में जा रहे हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है और मैं ये समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो उम्र में सबसे छोटे हैं, लेकिन वो बाज़-औक़ात इतनी मैच्योरिटी की बात करते हैं जो उनसे अमूमन एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। अगर अपोजिशन एक अपना ग्रुप बना के, पार्लिमानी ग्रुप बना के हुकूमत से मुज़ाकरात में जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन लोगों के लिए इंतहाई मायूसी होगी जो ये चाहते हैं कि सड़कों पे फैसले हों, धरनों में फैसले हों, सर फटें, इदारों को गालियां दी जाएं, इदारों के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की जाए। बिलावल ने कल ये एक स्टेप लेके उसने ये बता दिया कि हम पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं और ये ही सबसे बड़ा काम है जो होना चाहिए। एक और इकदाम जो है वो बिलावल भुट्टो ने उठाया था कि जो स्पीकर की तरफ से पार्लियामानी कमेटी
इस मामले पर बनाने का ऐलान किया गया था, उसमें पीपल्स पार्टी ने तो अपने जो अरकान थे उनके नाम भी दे दिए थे, सिर्फ ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो है नाम देने से इनकार वो किया मैं गया। उसकी बिलावल ने एक और बात की है कि मैं शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पार्लियामेंट में अपोजिशन को एक पेज पे कर दिया। हाँ। इट मींस दे वांट सीरियस बिजनेस। हाँ, बिल्कुल और ठीक। सीरियस बिजनेस पार्लियामेंट का जो ताल्लुक है वो है आपका लेजिस्लेशन, क्योंकि मेन तो वो लेजिस्लेशन है। ये अच्छी बात है वो इस पे आ गए, बड़ा अपने पॉइंट अच्छा ऑफ किया। नहीं शफीक साहब, मैं एक बात और आपको बताऊं, जो हम मेरी इतलात हैं वो ये कि शहबाज शरीफ साहब भी एग्री थे, वो भी इस बात पे मुत्तफिक थे कि जी ठीक है डायलॉग होने चाहिए, और उन्होंने भी अपने एक ग्रुप जो है अपने तश्कील दे दिया था। लेकिन फिर उन्हें लंदन से फ़ोन आया नवाज शरीफ साहब का, और उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह किया तो मरियम आपके खिलाफ नहीं, आज मरीम के बयानात भी देखे इस ना। बयानिए के खिलाफ जो है वो स्टैंड ले लेगी, तो शहबाज शरीफ साहब को ये पीछे जो होना पड़ा। राना साहब, ये जो पेज है जिस पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हुए हैं, ये मरियम का पेज नहीं है, इसलिए वो इस पेज के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ये जो एक पेज है जिस पे बच्चे खेलते थे ना, वाया वाया की वाया, तो वो वाया वाया की वाया दोनों के दरमियान, चचा भतीजी के दरमियान चलता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पार्लिमानी रवायत के साथ खड़े हैं, बिलावल भुट्टो साथ खड़े हैं, ये एक अच्छी बात है। और दोनों में डायलॉग होने चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन में, ताकि कोई बेहतर हल निकले मुस्तकबिल के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अपोजिशन का इंतशार जो है और PDM का इजलास क्यों मुलतवी हुआ। शफीक के पास बहुत खबरें, ये मुझे बार बार कह रहा है कि जल्दी से ब्रेक लेके इस पे आओ ताकि मैं बात कर सकूँ। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। वेलकम बैक जी। और PDM का जो इजलास था वो आज होना था, लेकिन वो मुलतवी कर दिया गया और अब ये इजलास 15 नवंबर को होगा। शफीक साहब, मुलतवी होने की क्या वजह है, क्या पीछे कहानी है? देखिए, आपने अभी सबने जिक्र किया, खालिद साहब ने, सलमान साहब ने, आप देखिए, आप ऐसे हम आपसे अंडर प्रेशर हैं कि आपको हम साहब कहते हैं। आप ये साहब खबर है कि आप शफीक अवान जो है वो आपके अंडर प्रेशर है, हमारे लिए खबर है। अब देखें, ये आप तीनों ने जिक्र किया ना कि अपोजिशन दो हैं। हाँ, एक पार्लियामेंट के अंदर, एक पार्लियामेंट के बाहर। ठीक है। जो पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन, उसके पेट में मरोड़ उठ रहा है, क्योंकि अब वो देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन इकट्ठी हो रही है। और फिर आपने बिलावल भुट्टो का बयान कहा, फिर शहबाज शरीफ के बारे में बताया कि ये सब इकट्ठे हैं और ये चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करें। और जो उनका एज पार्लियामेंट्री इलेक्ट हुए, जो उनके हल्के का आवाम जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन कहता है उसके मुताबिक अपने कानून साजी या दूसरे मामला तय करिए, अच्छी बात है। अब ये जो इंतशार है ये बाहर है, फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा और दूसरे लोग जो हैं। और इसमें देखें, जो मरीम नवाज के जो ग्रुप के लोग हैं ना, जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, सिर्फ उनका ये पेट में दर्द उठ रहा है, सिवाय एक आध के, और बाकी सब इस पर महती हैं कि आप अपने मामलात पार्लियामेंट में हल करें। अब देखें, चले पार्लियामेंट से बाहर जो सियासत, वो तो जो मर्जी कर रही है। पार्लियामेंट की सियासत से बाहर की सियासत है ना, वो समझ लें कि सोशल मीडिया की सियासत है। बिल्कुल ठीक। उसमें आप जो मर्जी क्रिटिसाइज करें, जो मर्जी तजवीज़ दें, जितने मर्जी धमाके करें, जिसको मर्जी आप जो मर्जी कह दें,
लेकिन असल जो सियासत है ना, जो इस वक्त जब जमहूरी निज़ाम में, वो पार्लियामेंट के अंदर होती है। और पार्लियामेंट के अंदर ही बड़ी खुश बात है कि पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन जो है वो एक पेज पे है। फिर अब वो कहते हैं कि हम, आपने बड़ी अच्छी खबर दी कि बिलावल ने कहा कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। तमाम चीज़ें जो है ना, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि तमाम जो कन्फ्लिक्ट या इख्तलाफ का हल जो टेबल पे होता है, तो पार्लियामेंट से बेहतर को टेबल पर, पार्लियामेंट से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये खुश आइन बात है कि वहाँ पे इकट्ठे हैं। अब बाहर तो ज़ाहिर मैंने कह दिया सोशल मीडिया आप जो मर्जी, जिसको मर्जी जो मर्जी कहते हैं लोग, बिल क्लिंटन को और किसको क्या क्या नहीं कहते। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना, पार्लियामेंट के बाहर इन्हें अपना शौक पूरा करने दें। बड़ा आपने सही पॉइंट आउट किया। फिर मैं आपको दाद दूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर पोजीशन एक, और वो चाह रहे हैं कि वो अपना रोल पॉजिटिव अदा करें। आप समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर अपने रोल को डेवलप करेंगे और स्टैंड लेंगे तो फिर उन्हें घर से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देखिए, एक बात मुझे समझने की होगी कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर भी क्या डिबेट है। पार्लियामेंट के अंदर दो डिबेटें हैं। पीपल्स पार्टी बार बार एक तहरीक अदम-ए-एतमाद की बात करती है और उसका आगाज करना चाहती है पंजाब से, फिर मरकज की तरफ जाना चाहती है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी 2023 के इंतखाबात शफाफ हो जाए, वो इसकी गारंटी मांग रहे हैं। यानी उनका फोकस नए इंतखाबात के ऊपर है, अब जब भी हो, जबकि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद के दरमियान खेल रहे हैं। अच्छा, इस एक और भी ऑप्शन डिस्कस हुआ कि जी वजीर आजम इस्तीफा दे दें। वजीर आजम तो खुद से तो इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा, अगर उसके मुकाबले में कोई बहुत बड़ा प्रेशर आया, असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, वो तो पीपल्स पार्टी को भी नुकसान है और पीएमएलएन को भी उस तरह से नुकसान है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब और कुछ सोच रहे होते हैं। अब इस मसला इसमें कभी यह है कि शहबाज शरीफ जब आप पार्लियामेंट को एक्टिव करने की बात कर रहे हैं तो मरियम का रोल मिनिमाइज हो जाता है, जो मरियम के लिए काबिल कबूल नहीं है, नवाज शरीफ के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो अब इसमें देखें, मसला ये आ रहा है कि ये जो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स भी है, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें भी कोई इत्तफाक राय नहीं है। ये जो एक होके कह रहे हैं ना कि हम कुछ कर ले, उसका मतलब ये है कि हुकूमत पे प्रेशर बढ़ जाए, अगले इंतखाबात के लिए कोई सेफ रास्ता, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि 2023 के लिए एक स्पेस निकालने की कोशिश हो जाए, वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर ये मामला रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान दरार जरूर पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का एजेंडा एक मुख्तलिफ एजेंडा। देखिए, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चलाना चाहती है, और तीसरी बंदूक जो है वो फजलुर रहमान ने रखी हुई है, चौथी बंदूक जो है वो मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ साहब ने रखी हुई है। ये सब एक दूसरे पे बंदूक रख के ना अपने लिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। तो इसलिए यही वजह है कि आज तक पिछले 3.5 साल से आप देखिए ना कि पूरी अपोजिशन एक जगह पे हमें मुत्तफिक नजर नहीं आई, सिवाय वो पीडीएम का शुरू का जो हमने एक थोड़ा सा सिनेरियो देखा था। इसलिए मुझे लगता यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो भी करना चाहते हैं ना, हम बहुत क्रेडिट देते हैं शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन हमने इन्हीं प्रोग्रामों में भी यह बात की है कि वो फैसला कौन का रोल जो है ना, फैसला करते वक्त हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हैं, वो लंदन की तरफ देखते हैं। एक जमाना था जब हम अल्ताफ साहब की सियासत को लंदन की तरफ जाके देखते थे। अब पीएमएलएन का भी प्रॉब्लम यह हुआ है कि वो फैसले यहां करना चाहते हैं, लेकिन फैसलों की ताकत वहां पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से पीएमएलएन को भी कंफ्यूजन का सामना है। इससे जो एंजॉय कर रहा है वो पीपल्स पार्टी एंजॉय कर रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर, और ये मैं आपको बताऊं, हम बार बार बिलावल को क्रेडिट देते हैं ना, बिलावल इस वक्त डिसाइसिव पावर ही नहीं है। डिसाइसिव पावर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब है। जो फैसले आसिफ अली जरदारी करेंगे ना, वही पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद साहब, बिलावल भुट्टो डिसाइसिव रोल नहीं रखते, जरदारी रखते हैं, शहबाज शरीफ नहीं रखते, नवाज शरीफ रखते हैं। ये गंदा है पर धंधा है, ये धंधा कब तक चलता रहेगा? ये देखिए, जो सलमान बात कर रहा है कि आसिफ जरदारी फैसले करते हैं, बिलावल भुट्टो फैसले नहीं करते, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो नून लीग के अंदर सियासत है और पीपल्स पार्टी के अंदर सियासत है। पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर सियासत करते हैं, वो आपस में मुशावरत से फैसले करते हैं और उनकी एक सोच होती है, जबकि नून लीग के अंदर जो है वो एक सोच नहीं, वहाँ पर दो बयानी हैं। शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है कौन सा बयानी है, और मरीम नवाज साहबा का कौन सा। लेकिन ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो एक्टिविटी हुई है, जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरी अपोजिशन जमातें एक पेज पर आई हैं, इससे जो पार्लियामेंट के बाहर जो अपोजिशन की सियासत है, ख़ासतौर पर नून लीग की जो सियासत है, उसको बड़ा धचका लगा है। और उसमें ख़ास तौर पर जो है कि पार्लियामेंट के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने और नून लीग की दूसरी जो क़यादत है,
उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो की जो खाका है उनके पास पार्लियामेंट के अंदर सियासत का, उससे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है और ये इकरार भी किया है कि उनसे गलती हुई थी कि हमने पीपल्स पार्टी के साथ एक महाजरा शुरू की। तो इस तरह जो है, लेकिन इस इत्तेफाक के बावजूद जो हतमी फैसला है वो तो ज़ाहिर है, जो भी खाका है, ख्वाह वो अदम इत्माद का खाका है, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ है, स्पीकर के ख़िलाफ़ है, या चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ है, या पंजाब में है, तो इसका फैसला जो है वो तो नवाज शरीफ साहब ने करना है कि उन्होंने आया इन हाउस चेंज की तरफ जाना है या उनका जो पहले से जो डिमांड चल रहा है नए इंतखाबात का, उसकी तरफ जाना। आपसे एक सवाल करता हूँ। अभी हम देखें, हम सब कह रहे हैं कि फोकस पार्लियामेंट हो गया है, और पार्लियामेंट में जब फोकस होगा तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनका रोल जरा बढ़ जाएगा ना। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम कर लें कि यही एक रोल जो है ना आगे बढ़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, और पीपल्स पार्टी और PMLN में शहबाज शरीफ एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले करेंगे, तो फिर इसमें सारे के सारे खेल में मरियम नवाज जो है उनके पास फिर क्या कार्ड बाकी रह जाएगा? देखें, पिछले कुछ दिनों से हमने कल भी ये जुमला इस्तेमाल किया था, पार्लियामेंट घर में, और पार्लिमानी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। आपने देखा कि जैसे ही पार्लिमानी एक्टिविटीज़ बढ़ी, मरियम को खामोशी लग गई। उन्होंने आज एक वो बयान दिया है, वो वही है जो वो लफ्ज़ आगे पीछे करके वो पाकिस्तान मैच जीते तब भी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना है, पाकिस्तान कुछ भी हो जाए वो वहीं पे हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें अब उनका कहीं कोई रोल नहीं नज़र आ रहा। उसकी रीज़न क्या है कि मुस्लिम लीग नून का वो धड़ा जो मरियम के साथ नहीं खड़ा हुआ, वो ये समझते हैं कि उनकी बका जो है वो पार्लियामेंट में ही है, और वो स्टेक होल्डर है पार्लियामेंट के, वो वहाँ से तनख्वाह भी लेते हैं, TADA भी लेते हैं, हल्फ भी उठाया हुआ है। दूसरी जानिब जो बिलावल भुट्टो हैं, वो पहले दिन से, आपको याद होगा, उन्होंने पहले दिन जब ये डिस्प्यूट शफीक हुआ था तो आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम तो पार्लिमानी सियासत करते हैं और हम तो शहबाज शरीफ को सदर मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिलावल भुट्टो ने, आप माने ना माने, खालिद साहब मैं आपके बिहाफ पे देखे आज बिलावल भुट्टो की बहुत तारीफ कर रहा हूँ। आप कर ले, मैं भी थोड़ी सी कर दूंगा। थोड़ी सी बाकी जो रह जाएगी वो आप करेंगे। बिलावल भुट्टो ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुस्लिम लीग नून की तफरीक को बढ़ाया। उन्होंने शहबाज शरीफ को बकअप करके साथ लेके उनको आगे बढ़ा के मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तफरीक है उसको इस सतह पे ले गए कि अब अगर यहाँ पे आके शहबाज शरीफ विड्रा करते हैं तो ये समझ लें कि वो ग्रुप जो शहबाज शरीफ को आगे लेके चल रहा है वो भी उनसे पीछे चला जाएगा। सलमान राणा साहब देखिए, सलमान साहब सही पॉइंट आउट किया है कि असल फैसला कौन करता है, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान। पार्लियामेंट के हाथ तो ठीक है, लेकिन जब टिकटें देने की बारी आएगी तो इनका अपर हैंड होगा, इसको जहन में रखें। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा सलमान साहब ने कि शहबाज शरीफ को डिसाइसिव पावर नहीं, वो फैसला करते नहीं, बातें करते हैं सब कुछ, लेकिन जब फैसला करने की बारी आती है तो छुप के बैठ जाते हैं अपने घर में। या लंदन का देखें, अल्ताफ का मैं लंदन का अंजाम देख लिया, लेकिन जब तक देखें, ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि असल फैसला कौन कुफ्ते और हैं, और उनको अपना कन्विंस करना ये बिलावल की और शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है। जब तक टिकटें देते वक्त वो ये सही टिकटें नहीं देंगे और अपनी पॉलिसी सही नहीं करेंगे या इलेक्शन मैनिफेस्टो में आते हैं तो वो बिल्कुल सही बात है कि फैसला उन दोनों ने करना है। बिल्कुल सही। राणा साहब ये आपने दुरुस्त फरमाया कि अब बिलावल भुट्टो ने नून लीग को, अपोजिशन को अपने पीछे लगा लिया है, और उसमें देखें कि सबसे बड़ा जो वाकया हुआ है कि ये जो नून लीग के अंदर नून लीग की जो क़यादत पीपल्स पार्टी को PDM से नकार रही थी, वो सारी कल बिलावल भुट्टो के शाइये में सारे लोग शरीक थे। और दूसरा उन्होंने सबसे एक और कामयाबी हासिल की कि नून लीग जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर मानने के लिए तैयार नहीं थी, तो अब उन्होंने नून लीग सेनेट के अंदर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को भी है, उसकी ज़ेर सदारत अब नून लीग इजलासों में शरीक हो रही है। बस ठीक है। अच्छा जी, मैं वक्त थोड़ा रह गया, तो क्रिकेट जो है वो हमारा मेरा आजकल फेवरेट सब्जेक्ट है। आज पाकिस्तान का मैच है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं है हमारी पूरी टीम की, प्रोडक्शन टीम की, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी दे और पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी शाहीन, उन्होंने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार है। इस पे एक रिपोर्ट है, वो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में शाहीन आज कैंगरू से टकराएंगे। ग्रीन शर्ट T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से सिर्फ एक मैच की जीत की दूरी पर हैं। पाकिस्तान टीम ने बुध के रोज ICC एकेडमी में भरपूर ट्रेनिंग की, लेकिन कौमी टीम के दो काबिल एतमाद खिलाड़ी शुएब मलिक और मोहम्मद रिजवान टीम के हमरा प्रैक्टिस के लिए नहीं आए। पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर के मुताबिक दोनों खिलाड़ियों को फ्लू हुआ है और मामूली बुखार भी है। उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी क्लियर आई है। अलबत्ता डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का आज सुबह फिर चेकअप किया जाएगा। पाकिस्तान टीम के मुत्तहिदा अरब इमारात में रिकॉर्ड पर नजर दौड़ाएं तो ग्रीन शर्ट का पल्ला भारी दिखाई देता है। UAE की सरजमीन पर मुसलसल 16 मैचेस में ग्रीन शर्ट्स नाकाबिले शिकस्त है। शाहीनों को 2016 से अब तक इस मैदान पर किसी T20 में शिकस्त नहीं हुई। दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 23 T20 मैचेस हुए हैं, जिसमें से पाकिस्तान 13 और ऑस्ट्रेलिया 9 में कामयाब हुआ है। इन मैचेस में से 8 मुत्तहिदा अरब इमारात की सरजमीन पर हुए हैं और इन 8 में से पाकिस्तान 6 मैच जीत चुका है। ये थी जी रिपोर्ट और हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट स्टाइलिश ओपनर और अपने वक्त के खूबसूरत तरीन क्रिकेटर मोहसिन हसन खान साहब। हमने कहा ज़रा उनसे इस पे बात कर लीजिए। खान साहब, आज के मैच में क्या विनिंग कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं कि उनको कोई चेंज करना चाहिए। देखने से तो मुझे जो लग रहा है, लोग बात करते हैं उसकी हसन अली की, लेकिन कैप्टन उस पर कॉन्फिडेंट है। अगर कैप्टन कॉन्फिडेंट है तो ठीक है, उसको करना चाहिए। और आपको आप क्या समझते हैं क्या चेंज होना चाहिए? सर, कौन फेवरेट है आज आपकी नज़र में, कौन बेहतर पोजीशन में है? प्रोफेशनलिज्म के साथ हमें जाना पड़ेगा, बहुत समझदारी के साथ। तो कहते हैं ना कि सिर्फ जोश नहीं चाहिए, होश भी चाहिए, इस तरह खेलें। और बाबर आजम को माशाल्लाह वो अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, सिचुएशन की एक हवा ना बनाए मैच अपने ऊपर। ये बनाए कि हमने मैच हम उतर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कोई टीम हो, हमने अपनी अच्छाई से हमने मैच जीतना है, अपनी जो अच्छा है। और बिलीव नहीं है नॉट, मैं उसी में फर्मली बिलीव करता हूँ। अब दूसरों की कमजोरियां जरूर आप तलाश करें, काम इनको पकड़ सकते हैं, अपनी सलाहियतों पे मैच जीते। मैं ये देखना चाहता हूँ पाकिस्तान टीम में सलाहियत है, अगर अक्लमंदी से इस्तेमाल की जाए तो। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, और हमारी सबकी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम का एक एक लड़का अपने वक्त पे जहां उसे मौका मिले और डिस्कस कर ले। कल बड़ी फेवरेट टीम हार भी गई है। हाँ जी, हाँ, न्यूजीलैंड हार गई। न्यूजीलैंड ने बदला ले लिया अपना इंग्लैंड से, पिछले वर्ल्ड कप फाइनल। अंपायर की गलती से हारे, लेकिन उसी तरह बदला लिया जिस तरह हमने लिया था। जी बिल्कुल। और अंपायर की गलती से वो हारे, लेकिन उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये थी कि उन्होंने हारने के बाद हार तस्लीम की। मोस्ट फेवरेट टीम जो है उसको हराया। उनमें मेरा ख्याल है कोई PDM का बंदा नहीं था, नहीं तो शायद ये शिकस्त भी वो ना मानते। अच्छा सर, शफीक साहब, इदारिया है रोज़नामा एक्सप्रेस का, और उन्होंने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें पाकिस्तानी मईशत के हवाले से और अफ़गानिस्तान को रिलेट करके, उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में सख्त मुआशी बहरान है, 9 अरब डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक रिलीज़ नहीं कर रहा, और वहाँ पे इंसानी अलमिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा। कल फवाद साहब ने भी इस पर बात की। वहाँ खुराक की कमी है, वहाँ पे जनाब अली उनकी बका का इंसार, आलमी इमदाद पे आलमी इमदाद रुकी हुई है। ये जो बेहिसी है, इसकी क्या वजह है? और ये एक्सप्रेस का जो इदारिया है, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तस्वीर कशी है वहाँ के अफगानिस्तान की। लतीफ़ चौधरी साहब जो इदारे लिखते हैं, उनकी ये खसूसियत है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स लिखते हैं, इनकी अगेंस्ट से टाइट जाते हैं। और इन्होंने, और दूसरा शफीक साहब, वो इश्यूज का पूरा इदराक भी रखते हैं। अच्छा, तो और अब इन्होंने मेरी बात भी काट दी। नहीं। अच्छा। अब देखें, मैं बात कर, लतीफ़ चौधरी साहब का ये है कि तुरा इम्तियाज़ के वो यानी रूटीन से हट के लिखते हैं। बड़ा इन्होंने सही पॉइंट आउट किया, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया परसों, कि वहाँ जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, वहाँ पे लोग बच्चे बेच रहे हैं। कल भी हमने जिक्र किया था, और 8 बच्चे भूख से मर गए। आप जरा सोचें कि 8 बच्चे भूख से मर गए, फिर आपने पॉइंट आउट किया कि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपना उनके फंड जो है वो रिलीज नहीं कर। ये भी देखें, ये हमारा क्या अलमिया है कि हमारे जो पैसे हैं, अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, बिल्कुल ऐसे ही है, उनके जो नेशनल एसेट्स हैं वो अमेरिका में, अमेरिका के बैंकों में सेव है। तो ज़ाहिर है अमेरिका वो क्यों चाहेगा कि वो उसका अपना लोगों की भलाई करे, या वो उसको ट्विस्ट करेगा, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा।
तो ये बिल्कुल इसमें टोली में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको पाकिस्तान, फिर देखें पाकिस्तान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। फवाद चौधरी साहब ने उस दिन कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम वहाँ अपना गंदम भेज रहे हैं, आटा भेज रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हमारा देखें हमारी अपनी मैशियत, चौधरी साहब ने बिल्कुल उस पर ठीक पॉइंट आउट किया कि हमारी अपनी मैशियत भी इस काबिल नहीं है कि हम किसी मुल्क को फुली सपोर्ट कर सकें। और जब तक आपके जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, इंटरनेशनल जो UN के दूसरे मालिक हैं, वो उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे, उस वक्त वहाँ ये मसाइल हल नहीं होंगे। और खुदा न खास्ता ये इंसानी अलमिया बन गया तो फिर मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों की भूख से और अपने भूख से बड़ी जो है वो चीज़ कोई नहीं होती। फिर अगर उन्होंने वो हथियार उठा लिए, फिर दुनिया रोएगी कि ये हो गया वो हो गया। तो बेहतर है पूरी दुनिया से तवज्जो दे ताकि उनका जो ये ना खुराक और दूसरे मसाइल हल हों। वो देखें ना, अफगान जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो बड़े मासूमियत में कह रहे हैं कि हमारे $9 अरब दे दें, हम तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये मसाइल हल करने की शुरुआत होगी और ये वो ठीक है वो रिलीज करें, लेकिन पूरी दुनिया इसमें हिस्सा डाले, सिर्फ पाकिस्तान पे बोझ ना डाले। ये राणा साहब दो सिर्फ पूरे अफगानिस्तान के अंदर 2 बैनुल अक़वामी अदारे रह गए हैं, एक अलाले अमर और दूसरा जो है UNO का अदारा। और UNO का जो अदारा है उसकी जो इमदाद है वो भी अफगानिस्तान नहीं पहुंच रही, क्योंकि सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं बैंकों के जरिए उस पर तो पाबंदियां हैं। तो इस वक्त असल जो मसला बना हुआ है कि जिन ममालिक की तरफ से अफगानिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया जा रहा है वो इमदाद भी अफगानिस्तान नहीं पहुंच रही। जो पाबंदियां हैं वो खत्म होंगी तो ये इमदाद जो है वहां पहुंच सके। पाकिस्तान और ईरान 2 ऐसे मुल्क हैं जो बराह रास्त उन तक इमदाद पहुंचा रहे हैं। और कल भी ईरान ने जो है वो कुछ ट्रक भेजे खाने की खुराक के, पाकिस्तान ने भी भेजे, आज भी भेज रहे हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं रोजनामा डॉन का इदारिया कॉलम है सैयद इरफान अशरफ साहब का। उन्होंने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। कहते हैं दाइश अफगानिस्तान समेत इलाकाई सियासत में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अमेरिकन एक थिंक टैंक के रूप में कहा है कि जनाब अली ये हो सकता है। और फिर कहते हैं इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जो है उसका बढ़ने का इम्कान है और दाइश के मुकाबले के लिए आलमी सतह पर मौसर हिकमत अमली की ज़रूरत है। वही जो कल हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी उसी पे बेस किया हुआ है। बुनियादी बात क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इसकी निशान नहीं कर सके हैं कि अगर इस वक्त हमने अफगानिस्तान की माशी मदद ना की, जो भी शफीक साहब ने और खालिद साहब ने उठाया, और इंसानी बुरहान को जो इस वक्त अलमिया जन्म ले रहा है उसका मदद ना की, तो फिर वहां से जो है ना एक बहुत बड़ा जो एक मिलिटेंसी है ना वो क्रिएट होगी। और वो मिलिटेंसी कौन सी है? वो दाइश जो है इस वक्त एक बड़ा खतरा आलमी दुनिया के लिए बन के सामने आया है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करना, इसका मतलब है वो दाइश को वहां पर देखना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि ये भी देखना होगा इसार कि दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है, उनकी कौन माली सपोर्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहा है, जो इस पूरे खित्ते को यानी अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, इस पूरे रीजन को जो है ना एक मजीद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के अंदर डालना चाहता है। बड़ी मुश्किल से ये हमारा खित्ता जो है दहशतगर्दी से बाहर निकल रहा है और एक दाइश की सूरत में एक बड़ा खतरा आ गया है। तो इसलिए जब तक बड़ी ताकतें, जो उस पॉइंट उठाया गया कि जब तक बड़ी ताकतें अमेरिका समेत इसमें रोल प्ले नहीं करेंगी, आप एलिमिनेट नहीं करेंगे दाइश को, और दाइश को एलिमिनेट करने का तरीका यह है कि आप अफगानिस्तान की हुकूमत को कबूल करें, तालिबान की हुकूमत को लेजिटिमाइज करें, उनको वहां पर इकोनॉमिक सपोर्ट दें ताकि वो एक गवर्नेंस के मॉडल को लेकर आगे चल सके। अनफॉर्चुनेटली मुझे लग ये रहा है कि इसमें जो भारत का रोल भी है ना जी, कि वो भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जब डिस्टेबलाइजेशन चाहता है तो इसमें एक बड़ी खतरनाक बात भी की गई है। आपको पता है वो जो अफगान फौज जो विड्रॉ करके भाग गई थी, उनमें से बेशतर लोग जो है ना वो दाइश के साथ जाके शामिल हो चुके हैं। इसी तरीके से जो एंटी तालिबान फोर्सेस हैं जो वहां से निकली हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो दाइश को ज्वाइन कर रही हैं, और भारत इसके ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि दाइश को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। तो मैं समझता हूं ये पूरी रीजनल पॉलिटिक्स के लिए, दुनिया के लिए एक बड़ा नया चैलेंज जन्म ले रहा है दाइश की सूरत। जो दाइश का इशू है, 20 साल वहाँ पे ये नेटो फोर्सेस रही, अमेरिका रहा और दाइश ने सर उस तरह नहीं उठाया। जैसे ही वो गए दाइश का फितना पैदा हो गया। तो ये लैपालिक बच्चा जो है जो छोड़ के वो गए हैं, और जैसे भारत उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये सारा कुछ, ये इस खित्ते को एक दफ़ा फिर आगो खून की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं है। बिल्कुल राना साहब, सलमान साहब ने सही पॉइंट आउट किया, और जो कॉलम में इरफान अशरफ साहब ने भी पॉइंट आउट किया इस तरह कि आप देखें, आप अगर तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे, अगर आप वहाँ उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो आप दाइश को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और दाइश जो है तालिबान से ज्यादा डेंजरस हैं। तालिबान तो एक फ्रेमवर्क में आ गए हैं ना, तमाम सूबों में गवर्नर बना दिए, वहाँ पुलिस का सेटअप बना दिए, बाकी हुकूमती मशीनरी के सेटअप बना रहे हैं। लेकिन आप दाइश जो है वो एक बिखरा हुआ ग्रोह है, वो असल दहशतगर्द वो हैं। अगर आप तालिबान को सपोर्ट नहीं करेंगे, हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, तो फिर आप उनको अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं। सर मेरा आपसे सवाल है,
आपके नज़दीक क्या हमें तालिबान को तस्लीम करना चाहिए? क्या अगर उन्होंने वहाँ पे एक नया सिस्टम ला रहे हैं, क्या पूरी दुनिया को, पाकिस्तान तो दुनिया के साथ चलेगा, तो आपकी क्या राय है कि उन्हें तस्लीम करके उन्हें क्या मेन स्ट्रीम जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लाया जाए? देखिए, पाकिस्तान प्रैक्टिकली तो उन्हें तस्लीम कर चुका है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके उनके साथ ट्रेड भी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उनको हर तरह की फैसिलिटी भी दे रहा है। लेकिन चूंकि हमने अक़वाम आलम के साथ चलना है तो हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा वो रखना पड़ता है। गवर्नमेंट वाली बात है ना, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं ना थोड़ा सा, जाहिर है। लेकिन ये कि पाकिस्तान पूरी तरह तालिबान के साथ खड़ा है और तालिबान ने भी वाइस वर्सा हमें पूरी तरह देखे ना। उन्होंने कहा कि जी ना तो हम यहाँ पे तालिबान पाकिस्तान को जगह देंगे, ना हम ये सरजमीन माजी में यही तो होता था कि वहाँ से उड़ते थे और आके वो ये कर जाते थे। अब प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है जी, मैं खालिद साहब आपसे चाह रहा हूँ एक जुमला आप भी इसमें शेयर करना चाहें तो, ताकि मैं फिर वाइंड अप करूँ मैं प्रोग्राम। आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये जो इस वक्त टीटीपी के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, इनमें भी जो सालसी का किरदार है वो तालिबान की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि तालिबान जो है उनसे हुकूमत पाकिस्तान का मुतालबा था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले किए जा रहे हैं अफगानिस्तान से उनको बंद करवाया जाए। उसमें फिर तालिबान की क़यादत ने, हुकूमत ने ये मुज़ाकरात का इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल ठीक। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है सर, और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि पैनाडोल जो है वो नापैद हो गई है। अब इतनी छोटी सी मेडिसिन जो है, आप ऐसे क्रिटिकल मौके के ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर उसको रोक लेंगी और वो 1 रुपये वाली मेडिसिन जो है 10 रुपये की देंगी, हम कैसे आप ये फिर तवक्को रखते हैं कि हम पे बड़ी बरकतें होंगी? खुदारा थोड़ा सा क्रिटिकल मौके के ऊपर करैक्टर का मुजाहरा कीजिए। वो करैक्टर का मुजाहरा कीजिए जो हमारे रिजवान ने मैथ्यू हेडन को कुरान पाक का तोहफा दिया, और उसके अगले दिन मैथ्यू हेडन ने कहा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल जीतेगा इंशाल्लाह कह के, इंशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और मैथ्यू हेडन साहब, आप इंशाल्लाह कह रहे हैं और हम आपके लिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।